साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे संविधान निर्माण को लेकर, और संविधान निर्माण को लेकर सबसे पहले भारतीय प्रयास के संदर्भ में अपनी बात हो चुकी थी, और उसके बाद में संविधान निर्माण को लेकर अंग्रेजों के प्रयास के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले जो है अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात की थी 1940, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, और अपनी चर्चा चल रही थी कैबिनेट मिशन को लेकर। मैंने कहा था कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने, और एटली जी ने 1946 में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। इस कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। ध्यान से सुनिएगा, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, अर्थात प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। इस 389 को अपने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, यानी 292 सदस्य मैंने कहा था आएंगे ब्रिटिश प्रांत से। 292 कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से। 4 सदस्य मैंने कहा था आएंगे कहां से? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अपन बात कर चुके हैं। कौन कौन सा? एक अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, दूसरा कुर्ग कर्नाटक में है, तीसरा बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और चौथा कौन सा? दिल्ली। इनके अलावा बच गए थे 93 सदस्य, और 93 सदस्य जो हैं ये कहां से आएंगे? देशी रियासतों से। कहां से आएंगे? देशी रियासतों से आएंगे, और देशी रियासतों के राजा इन्हें क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। देशी रियासतों के राजा तो इनको क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे, और बाकी इन पे क्या कर होंगे? ये सदस्य कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में। किसके बारे में बात करें? संविधान सभा के चुनाव। संविधान सभा के चुनाव। देखिएगा साथियों, संविधान सभा के चुनाव के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखनी है कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष हुए थे कि अप्रत्यक्ष विधि से? प्रत्यक्ष विधि का मतलब है कि जिसमें सभी वयस्क मतदाता जो हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि एक निर्वाचक मंडल बनाया जाए और उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष विधि से हो, सभी वयस्क मतदाताओं को वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन ऐसी बात को स्वीकार नहीं किया गया। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें से आप लोगों को पता होगा कि जो भारत है, ये भारत अपन कह सकते हैं 2 भागों में था। 2 भागों में होने का मतलब है, एक तो था ब्रिटिश भारत। कौन सा भारत है? ब्रिटिश भारत। और दूसरा कौन सा भारत था? देसी भारत, जिसमें देशी रियासतें थी। यहां पर तो फिर भी चुनाव के संदर्भ में यहाँ के नागरिक थोड़े बहुत परिचित थे, लेकिन यहां पर तो पहली बार काम पड़ रहा था। जब किसी के लिए पहली बार, और वो भी संविधान निर्माण को लेकर, तो एक प्रकार से असहज स्थिति महसूस की गई कि चुनाव, और दूसरी बात संविधान के चुनाव में बहुत अधिक समय लग जाएगा, और हमें हमारा संविधान बहुत जल्दी चाहिए था। इसीलिए इस संविधान सभा के चुनाव में प्रत्यक्ष विधि को स्वीकार नहीं करके संविधान सभा के चुनाव कौन सी विधि से हुए? आपको ध्यान में रखना है, अप्रत्यक्ष विधि से। संविधान सभा के चुनाव कौन सी विधि से हुए? अप्रत्यक्ष विधि से हुए। अब अप्रत्यक्ष विधि से हुए, कौन सी विधि से हुए? अप्रत्यक्ष विधि से हुए। संविधान सभा के चुनाव कौन सी विधि से हुए? अप्रत्यक्ष विधि से हुए। और अप्रत्यक्ष विधि से हुए तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइएगा जरा, संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके चुनाव में भाग किसने लिया? तो संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने। संविधान सभा के चुनाव में प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने क्या लिया था? भाग लिया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। भाग कौन सी विधि से हुए? अप्रत्यक्ष विधि से। भाग किसने लिया? प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने। किसने भाग लिया था? प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने। अगला देखिए जरा,
अगला आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब में सिखों को, पंजाब में किनको, सिखों को, और शेष भारत में मुसलमानों को, शेष भारत में किनको, मुसलमानों को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन। शेष भारत में मुसलमानों को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी बच गए कौन, तो बाकी जो हैं हिंदू, और हिंदुओं के साथ में अन्य जो धर्म थे ये अन्य धर्म। तो संविधान सभा के चुनाव को के संदर्भ में 3 श्रेणियां बांटी गई, पंजाब में सिखों को, शेष भारत में मुसलमानों को, और बाकी अन्य जो बच गए थे वो हिंदू और अन्य जो धर्म थे, इस प्रकार से। लेकिन आरक्षण की बात करें तो ये राजनीतिक आरक्षण किन किन को दिया गया, पृथक जो निर्वाचन किन किन को दिया गया, पंजाब में सिखों को और शेष भारत में क्या, मुसलमानों को। संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हो रहे थे, 296। ध्यान से सुनिएगा, 296 पे इसलिए हो रहे थे क्योंकि 93 सदस्यों को तो देशी रियासतों के राजा क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, नामित करेंगे, जबकि 296 सीटों पर संविधान सभा के क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, जुलाई 1946 में। और जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, जैसे ही चुनाव का क्या आया, परिणाम आया, तो परिणाम कुछ इस प्रकार से आया कि 208 सीटों पर तो कौन सी पार्टी विजय हो गई, कांग्रेस। 208 सीटों पर कौन सी पार्टी विजय हो गई, कांग्रेस। 73 सीटों पर कौन सी पार्टी विजय हुई, मुस्लिम लीग। 73 सीटों पर कौन सी पार्टी विजय हुई, मुस्लिम लीग। और 15 पर अन्य दल विजय हुए, 15 सीटों पर अन्य दल विजय हुए, 15 सीटों पर अन्य दल क्या हुए, विजय हुए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कितने सदस्यों पर कांग्रेस विजय हुई, 208। संविधान सभा में कितनी सीटों पर मुस्लिम लीग विजय हुई, 73, और अन्य कितने, तो 15, जिसमें निर्दलीय भी क्या थे, शामिल थे। वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि बहुमत कौन सी पार्टी को मिला, कांग्रेस को। अब कांग्रेस जैसा चाहेगी वैसे ही संविधान बनेगा। हार से निराश हो गई कौन सी पार्टी, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने हार से निराश होकर, मुस्लिम लीग ने हार से निराश होकर, मुस्लिम लीग ने हार से निराश होकर कौन सी अगस्त को, 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई के नाम पर, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई के नाम पर क्या करवाया, हिंदू मुसलमानों में क्या करवाया, दंगा करवाया। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा मुस्लिम लीग को जब 73 सीटें मिली तो हार से निराश होकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई के नाम पर हिंदू मुसलमानों में कौन से दंगों की शुरुआत कर दी, सांप्रदायिक दंगे। कौन से दंगों की शुरुआत कर दी, सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत कर दी। और ये सांप्रदायिक दंगे सर्वाधिक कहां पर, तो ये सांप्रदायिक दंगे सर्वाधिक कहां पर हुए थे, बंगाल में। सांप्रदायिक दंगे सर्वाधिक कहां पर हुए थे, बंगाल में हुए थे। गांधी जी और बहुत सारे ऐसे भारत के लोग थे, वो इस दंगों को लेकर बहुत अधिक मात्रा में उनको दुख हुआ था। मौलाना आजाद ने तो कहा था कि ये जो दिन है, कौन सा, 16 अगस्त का दिन भारत के लिए ब्लैक डे है, यानी काला दिवस है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत को काला दिवस 16 अगस्त को किसने बताया। ध्यान से सुनिएगा, मौलाना आजाद जो कांग्रेस के पहले क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसी 16 अगस्त को क्या ध्यान में रखना है, 16 अगस्त को मौलाना आजाद ने भारत के लिए काला दिवस बताया, काला दिवस बताया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग की इच्छा थी कि लगभग जो है समान सीटें हमें मिल जाएगी, लेकिन जब मुस्लिम लीग को सीटें नहीं मिली तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाना स्वीकार कर लिया और अब कहा कि अब हमें विभाजन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। अब हमें विभाजन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। भारत का विभाजन होगा और हमारे लिए एक पृथक राष्ट्र बनेगा, तभी हम इस बात को स्वीकार करेंगे और तभी सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए। नेताओं तो काम ही यही था, ठीक है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों की आग इस प्रकार से फैला दी पूरे हिंदुस्तान में कि जहां कहीं हिंदू मुस्लिम आपस में दिखे, आपस में मारकाट। और साथियों, बंगाल में एक क्षेत्र पड़ता है नोहाकनली, बंगाल का क्षेत्र पड़ता है नोहाकनली।
ये जो क्षेत्र है यहां पर सर्वाधिक दंगे हुए थे। और गांधी जी यहां पर, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी यहां पर पैदल घूमे थे, और पैदल जिस गली से गुजर रहे थे और नंगे पांव गुजर रहे थे, उसमें अपने आप गांधी जी को देखकर लोग जो हैं ये सांप्रदायिक दंगों को क्या कर देते थे, दंगे मतलब बंद कर देते थे। मतलब गांधी जी का व्यक्तित्व क्या था, इस बात से आप देख सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे जहां चल रहे थे, गांधी जी जिस गली से गुजर रहे थे उस गली में अपने आप, ऐसा कहा जाता कि गांधी जी आ रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में जो हैं वो बैठ जाते थे। सांप्रदायिक दंगे, गांधी जी का इतना प्रभाव था। गांधी जी सांप्रदायिक दंगों से बहुत अधिक मात्रा में क्या हुए थे, दुखी हुए थे। और इसी बीच क्या हुआ, अंतरिम सरकार का भी गठन कर लिया। कैबिनेट मिशन में बात थी ना कि अंतरिम सरकार का क्या किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। तो अब अंतरिम सरकार का भी गठन हो चुका था। कौन सी सरकार का? अंतरिम सरकार। अच्छा प्रश्न हो सकता है, पहले प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार का गठन जो है कौन से मिशन के तहत किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन में प्रावधान था कि भारत में कैसी सरकार होगी? अंतरिम। अंतरिम का मतलब है अस्थायी। और इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन होगा? तो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष होगा वायसराय। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन होगा? वायसराय। और अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष किसको बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे कि बताइएगा जरा, अंतरिम सरकार में सदस्य संख्या कितनी थी? तो 14। और 14 में से मुस्लिम लीग की ओर से कितने सदस्य थे? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की ओर से कितने मेंबर थे? 5 सदस्य थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की ओर से कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ। अध्यक्ष वायसराय थे, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। टोटल सदस्य संख्या कितनी थी? 14, जिसमें अपन कह सकते हैं 9 + 5। 5 कहां से? मुस्लिम लीग से। और मुस्लिम लीग के सदस्यों के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से सदस्य थे जो मुस्लिम लीग की ओर से अंतरिम सरकार में शामिल थे। वो नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान साहब जो हैं, इनको बनाया गया था अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री। क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री। दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं गजनफर अली खान। गजनफर अली खान। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं अब्दुल रत निस्तर। अब्दुल रत निस्तर। नंबर 4 पे आप ध्यान में रख सकते हैं आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। ध्यान से सुनिएगा, लियाकत अली खान वित्त मंत्री बनाए गए थे, गजनफर अली खान, अब्दुल रत निस्तर और इनके अलावा जोगेंद्र नाथ मंडल। कितने हो गए? 4। इनमें जो लियाकत अली खान साहब थे ये वित्त मंत्री थे। और लियाकत अली खान साहब जो थे, इन्होंने सहयोग की बजाय जो है अंतरिम सरकार में शामिल होकर असहयोग की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई? असहयोग की नीति अपनाई। और इसी असहयोग से परेशान हो गए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पटेल जी ने क्या कहा कि जिन्ना अब विभाजन चाहे या न चाहे, हम विभाजन चाहते हैं। क्या कहा था? कि जिन्ना अब विभाजन चाहे या न चाहे, हम विभाजन चाहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही? दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि अगर आज पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, अगर आज पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक क्या होगा? पाकिस्तान होगा। अगर आज पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक पाकिस्तान होगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लियाकत अली खान, ये जो जितने भी मेंबर थे, लियाकत अली खान हो गए, आई चंद्रीकर हो गए, जोगेंद्र नाथ मंडल हो गए, अब्दुल रत निस्तर हो गए या गजनफर अली खान हो गए, ये जो मुस्लिम लीग के 5 मेंबर थे, इन्होंने सहयोग की बजाय क्या किया? असहयोग किया सरकार में। और इनका अंतरिम सरकार में शामिल होने का उद्देश्य यही था। अंतरिम सरकार में शामिल होने का उद्देश्य था पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना। साथियों, जब तक कोई सरकार में शामिल नहीं होता है तब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार कि मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने का क्या उद्देश्य था? तो आपको ध्यान में रखना है, मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने का उद्देश्य था
पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना। तो ये 5 मेंबर थे। हाँ, एक और बच गए, कौन है? आई चंद्रीकर। क्या नाम था? आई चंद्रीकर। ये मुस्लिम लीग की ओर से 5 सदस्य जो थे, ये किस में शामिल थे? अंतरिम सरकार में शामिल थे। अच्छा प्रश्न हो सकता है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल क्यों हुई? तो पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना। पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना। पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना ही इनका क्या था? उद्देश्य था। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल होने का क्या उद्देश्य था? तो पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना। साथियों, गांधी जी जब सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे तो गांधी जी ने कहा कि अंतरिम सरकार की सारी जिम्मेदारी किनको दे दी जाए? मुस्लिम लीग को दे दी जाए। ये बात किन्होंने कही थी? गांधी जी ने कही थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से स्वीकृत नहीं हुए। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने तो कहा, पंडित नेहरू जी ने कहा कि रोज रोज के सिरदर्द से अच्छा है सिर कोई क्या कर लिया जाए, कटवा जाए, क्योंकि सरकार में शामिल होने पर सहयोग की बजाय असहयोग कर रहे हैं, रोज रोज परेशानियां पैदा कर रहे हैं, इनकी बजाय इनको अलग कर ही दिया जाए। और पटेल तो सहमत थे ही थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किन्होंने कहा? अच्छा प्रश्न हो सकता है कि किसने कहा कि अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी जो है ये लीग को सौंप दी जाए? गांधी जी ने कहा था। क्या था गांधी जी ने? अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी किनको सौंप दी जाए? मुस्लिम लीग को सौंप दी जाए। मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग को सौंप दी जाए। यह बात किन्होंने कही थी? महात्मा गांधी ने। गांधी जी की इच्छा थी कि सांप्रदायिक दंगे रुके और साथ ही भारत का विभाजन टल जाए, इसीलिए उन्होंने अच्छी बात कही। गांधी जी ने यहां तक ही कह दिया था कि भारत का विभाजन मेरे मर्तदेह शरीर पर होगा, उससे कम हम स्वीकार नहीं करेंगे। और कांग्रेस ने अगर मेरी बात को स्वीकार नहीं किया और भारत के विभाजन के पक्ष में अगर कांग्रेस आ गई तो मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन, कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनाने की क्षमता भी रखता हूं। ये सारी बातें कब की कर रहा हूं मैं? 1946 में। लेकिन पटेल ने क्या कहा? सरदार पटेल के कथन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी ने क्या कहा कि जिन्ना अब विभाजन चाहे या ना चाहे, अब तो हम विभाजन चाहते हैं। क्या कहा कि जिन्ना अब विभाजन चाहे या ना चाहे हम विभाजन चाहते हैं। जिन्ना अब विभाजन चाहे या ना चाहे हम विभाजन चाहते हैं। ये बात किन्होंने कही थी? ये बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और पटेल ने ही दूसरी बात क्या कही कि अगर आज पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, अगर आज पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, अगर आज पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो आने वाले समय में भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक पाकिस्तान होगा। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में क्या होगा? एक पाकिस्तान होगा। ये बात किन्होंने कही थी? ये बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मतलब कितनी दूरदर्शी थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक एक बात उन्हें पता थी कि अगर पाकिस्तान को अलग नहीं किया गया तो ये तो हमें अभी से दिक्कतें देनी शुरू कर रहे हैं, तो होगा भविष्य में क्या पता इसके संदर्भ में और क्या क्या दिक्कतें शुरू होगी। इसलिए जिन्ना अब विभाजन चाहे या ना चाहे हम विभाजन चाहते हैं। इनके अलावा संविधान सभा के चुनाव से लेकर जो है एक दो बातें और आपको ध्यान में रखनी है। पहली सुनिएगा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
सदस्य नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अंबेडकर साहब के संदर्भ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संदर्भ में आपको क्या ध्यान में रखना है। अंबेडकर साहब पहले चुनाव लड़े थे मुंबई से, लेकिन चुनाव हार गए थे, ठीक है। इसके बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से जैसूर कुलना पड़ता है आपके बंगाल में, ठीक है। एक प्रांत था, अंबेडकर साहब जो हैं ये जैसूर कुलना आपके पड़ता है बंगाल में, और बंगाल में भी कौन से बंगाल में पड़ता था, पूर्वी बंगाल। यहां से संविधान सभा के सदस्य बने, कहां से बने, जैसूर कुलना बंगाल से। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसूर कुलना क्षेत्र पड़ता था यहां पर, कहां पर पड़ रहा था, जैसूर कुलना क्षेत्र यहां पर पड़ा था। और जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो जैसूर कुलना कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। इसको क्या क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। कौन से पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। और जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान में गया तो अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे क्योंकि जहां से चुनाव जीते थे वो क्षेत्र कहां चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में। और पूर्वी पाकिस्तान में जाने के कारण अंबेडकर साहब जब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, ऐसी स्थिति में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसी स्थिति में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बंबई के प्रधानमंत्री, किनको, बंबई के प्रधानमंत्री थे बीजी खेर। बंबई के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, बीजी खेर। बीजी खेर को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि आप बंबई से कोई एक सीट खाली करवाइएगा और वहां से जो है अंबेडकर साहब को संविधान सभा के सदस्य के रूप में अपन संविधान सभा में भेजेंगे। क्योंकि जब अंबेडकर साहब जो संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, कानून के जानकार थे, और वही अगर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में संविधान में बहुत सारी कमियां रहेगी और अंबेडकर साहब का संविधान सभा में होना बेहद ज्यादा आवश्यक है। तो बीजी खेर ने बंबई की सीट खाली करवाई और एम.आर. जयकर के स्थान पर, किनके स्थान पर, एम.आर. जयकर के स्थान पर अंबेडकर साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया। अंबेडकर साहब को क्या बनाया, संविधान सभा का सदस्य बनाया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंबेडकर साहब से संबंधित अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के मेंबर थे, आप कहेंगे नहीं थे। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अंबेडकर साहब पहले संविधान सभा के चुनाव कहां से जीते थे, जैसूर कुलना प्रांत से। कहां से जीते थे, जैसूर कुलना। और जैसूर कुलना कहां पड़ता है, पूर्वी बंगाल में। और ये कहां चला गया, पाकिस्तान में। उसके बाद में कहां से, बंबई से। किन के स्थान पर, एम.आर. जयकर के स्थान पर क्या हुए, संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। अब आपसे प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन होगा कि अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन क्या होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के सदस्य बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। विकल्प नंबर ए आपको देगा बंबई, बी आपको देगा बंगाल, सी आपको दे अगर मद्रास, और डी दे दे कोई भी जैसे राजस्थान। अब बताइएगा जरा, अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य कहां से, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, बंबई रहेगा। अब बंबई क्यों रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। बंबई इसलिए रहेगा कि 15 अगस्त 1947 से लगाकर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक तो कहां से रहे थे, बंबई से। जबकि 15 अगस्त से पूर्व बात करें तो आपके संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946। 1946 से 1946 तक कहां से रहे थे, बंगाल से रहे थे। अधिक अवधि से कहां से रहे थे, अधिक अवधि तक रहे थे बंबई से। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, बंबई। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, अगर बंबई विकल्प में नहीं आए, अगर क्या हो, अगर बंबई विकल्प में नहीं हो और बंबई की जगह दूसरा कोई भी स्टेट दे दे, जैसे यहां पर दे दिया जम्मू कश्मीर। अब बताइएगा जरा, अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य कहां से हुए, अब आप कौन सा करेंगे, बंगाल करेंगे।
वो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पेपर सेटर जो है वो प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न ये पूछे कि अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य कहां से निर्वाचित हुए और बंगाल और बंबई दोनों हो तो कौन सा करेंगे, बंबई करेंगे। लेकिन अगर बंबई नहीं हो तो आपको बंगाल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे, बाद में कहां से, बंबई से निर्वाचित हुए थे। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव के बाद जो है पाकिस्तान की मांग पुरजोर तरीके से, पाकिस्तान के गठन की मांग उठने लगी, तो अंततः तय हुआ पाकिस्तान का विभाजन कर ही दिया जाएगा, भारत का विभाजन करके अलग देश बना दिया जाएगा, कौन सा, पाकिस्तान। लेकिन उससे पूर्व जो है ये उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, क्या नाम था, वेवेल। और वेवेल इतने भयभीत हो गए थे तो वेवेल ने क्या किया, वेवेल ने कहा कि अगर 31 मार्च 1947 से पूर्व भारत को स्वतंत्र नहीं किया, 31 मार्च 1947 उन्होंने ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव भेजा, और प्रस्ताव भेज के क्या कहा कि अगर इस 31 मार्च 1947 से पहले भारत को स्वतंत्र नहीं किया तो अंग्रेजों को रात में भारत छोड़कर निकलना होगा। उससे पहले संविधान तो निर्माण कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में भारत को स्वतंत्रता भी समय पर प्रदान कर दी जाए, नहीं तो भाई साहब हालत क्या होने वाली है, खराब होने वाली है। इसी को लेकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटेन बुलाया गया, लंदन बुलाया गया, और नेहरू जी के सामने विभाजन की रूपरेखा रखी, जिसको अपन बोलते हैं कूपलैंड योजना। और नेहरू जी के सामने योजना रखी कि भारत को ऐसा करते हैं 4 भागों में बांट देते हैं। नेहरू जी के सामने क्या योजना रखी कि ये जो भारत है इस भारत को 4 भागों में बांट देते हैं। कौन सा, ये आपका हिमालय का क्षेत्र, ये दक्षिणी भारत, ये पूर्वी भारत और ये पश्चिमी भारत। इस प्रकार से कूपलैंड योजना थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। कूपलैंड योजना, कौन सी योजना, कूपलैंड योजना। कूपलैंड योजना में क्या था, भारत विभाजन को लेकर, भारत विभाजन को लेकर, भारत विभाजन को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटेन बुलाया गया एवं उनके सामने विभाजन की रूपरेखा तैयार की, विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। और विभाजन की रूपरेखा क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। विभाजन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से थी कि भारत का विभाजन 4 भागों में किया जाएगा। कितने भागों में किया जाएगा, 4 भागों में किया जाएगा। एक तो आपका हिमालय क्षेत्र, दूसरा उन्होंने कहा कौन सा, दक्षिणी भारत, जिसे अपन बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तीसरा उन्होंने कहा कौन सा, पश्चिमी भारत, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पश्चिमी भारत। और नंबर 4 की बात करें तो पूर्वी भारत, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी भारत। यानी इस प्रकार से कहा कि भारत को 4 भागों में बांट दिया जाए, पश्चिम, पूर्वी और दक्षिणी और उत्तर। नेहरू जी ने इस बात को क्या कर दिया, अस्वीकार करके नेहरू जी कहां आ गए, वापस भारत में आ गए। अब ब्रिटेन की संसद में एटली ये घोषणा करते हैं। कौन घोषणा करते हैं, एटली ये घोषणा करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटली की घोषणा। क्या बोलते हैं, एटली की घोषणा। एटली कौन थे भाई, एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और एटली कब घोषणा करते हैं, 20 फरवरी को। कौन सी फरवरी को करते हैं, 20 फरवरी को एटली जो है घोषणा करते हैं। और क्या घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को, कि भारत को 30 जून 1948 से पूर्व, क्या घोषणा करते हैं कि भारत को 30 जून 1948 से पूर्व स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 30 जून 1948 से पूर्व सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। कब तक कर दी जाएगी, 30 जून 1948 से पूर्व भारत को क्या कर दी जाएगी, सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। यह बात एटली ने ब्रिटेन की संसद में घोषणा की थी, जिसे अपन कहते हैं एटली की घोषणा। और इसके लिए जो है लॉर्ड माउंटबेटन को, किनको, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का क्या बनाकर भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। क्या बनाकर भारत भेजा, गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। अब माउंटबेटन भारत में आए और भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार की, भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार की।
और उसी विभाजन की रूपरेखा के तहत ही अपन कहते हैं एक योजना जिसका नाम है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। ध्यान से सुनिएगा, अगली आपको ध्यान में रखना है, क्रम जरूर ध्यान में रखिएगा। माउंटबेटन योजना, इसी माउंटबेटन योजना को कहा जाता है साथियों जून योजना। कौन सी योजना कहा जाता है? जून योजना। अभी इसको जून योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जून 1947 में भारत आई थी। इसी माउंटबेटन योजना को कहा जाता है डिक्की बर्ड प्लान। क्या कहा जाता है? डिक्की बर्ड प्लान। तीनों एक ही है, नाम ध्यान में रखना है। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना बोल दें, या इसको जून योजना बोल दें, या इसको डिक्की बर्ड प्लान बोल दें। इसमें 4 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 4 सदस्य थे। एक तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और माउंटबेटन तो इस योजना के क्या थे भाई? अध्यक्ष। दूसरे आपको ध्यान में रखना है इसमें, तीसरा आपको ध्यान में रखना है माइविली, और नंबर 4 आपको ध्यान में रखना है अबेल। कितने मेंबर थे माउंटबेटन योजना में? 4 सदस्य थे माउंटबेटन, इसमें माइविली और अबेल। माउंटबेटन योजना में क्या था? तो माउंटबेटन में कहा कि भारत का विभाजन होगा, भारत का विभाजन होगा। भारत के विभाजन की मांग को स्वीकार किया था कौन सी योजना ने? माउंटबेटन योजना ने। और भारत की मांग को अस्वीकार किया था कौन सी योजना ने? वो आपको ध्यान में रखनी है, कैबिनेट मिशन योजना। माउंटबेटन योजना ने क्या क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भारत का विभाजन होगा, भारत का विभाजन होगा। भारत का क्या होगा? विभाजन। 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। 2 क्या होंगे? स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। 2 स्वतंत्र क्या होंगे? राष्ट्र होंगे। एक राष्ट्र का नाम होगा भारत और दूसरे राष्ट्र का नाम होगा पाकिस्तान। 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, एक तो भारत और दूसरा कौन सा? पाकिस्तान। तीसरी इन्होंने बात की देशी रियासतों के संदर्भ में। देशी रियासतों के संदर्भ में क्या कहा? देशी रियासतों के संदर्भ में कहा कि आपको या तो मिलना है भारत में और या कहाँ मिलना है? पाकिस्तान। देशी रियासतों को कहा आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे, या तो भारत में मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको किस में ध्यान में रखनी है? माउंटबेटन योजना में। पहली कौन सी? भारत का विभाजन होगा, 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे भारत और पाकिस्तान, और देशी रियासतों को या तो भारत में मिलना होगा या कहाँ मिलना होगा? पाकिस्तान में मिलना होगा। अब बात आई भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगला आपको ध्यान में रखना है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। इसमें कुल 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम में? 20 धाराएं थी, जिनमें से महत्वपूर्ण जो अपने काम की है वो ध्यान में रखना है। क्या धाराएं थी? 20 धाराएं थी, और इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। पहला प्रावधान ध्यान से सुनिएगा, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। 2 कैसे राष्ट्र होंगे? स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। दूसरी बात इसमें लिखी थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को और 14 अगस्त 1947 को किनको? पाकिस्तान को क्या कर दी जाएगी? सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। डेट लिखी हुई थी एग्जैक्ट कि 15 अगस्त को भारत को और 14 अगस्त को किसको? पाकिस्तान को क्या कर दी जाएगी? सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के निर्धारण के लिए क्या किया जाएगा? एक समिति का गठन भी किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन भी किया जाएगा। यह भी किस में उल्लेखित था? इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत को आजादी 15 अगस्त को क्यों दी गई? भारत को आजादी 15 अगस्त को, क्योंकि एटली ने तो कहा था कब तक मिल जाए? 30 जून 1948 तक। एटली ने तो कहा था ना कि भारत को आजादी 30 जून 1948 तक देनी होगी, लेकिन भारत को आजादी 15 अगस्त को क्यों दी गई? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण आप लोगों को जानना जरूरी है। कारण ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि भारत को आजादी 15 अगस्त को क्यों दी गई?
15 अगस्त को भारत को आजादी क्यों दी गई, इसके पीछे कारण सुनिएगा। आपको पता है कि भारत में जो आजादी मिली थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ब्रिटेन से तैयार नहीं हुए थे भारत के गवर्नर जनरल बनने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत का गवर्नर जनरल बन के नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाएगा कि जब भारत को स्वतंत्र किया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कई लॉर्ड माउंटबेटन। तो मेरे ऊपर एक कलंक लग जाएगा और मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। माउंटबेटन एक अच्छे सेनापति थे, एक अच्छे क्या थे, सेनापति थे। दूसरी बात, माउंटबेटन ने एक शर्त कही कि हाँ मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बात है। बात क्या है कि भारत को स्वतंत्रता कब देनी है इसका दिन मैं तय करूंगा। इसका दिन कौन तय करूंगा, मैं तय करूंगा। अर्थात भारत को स्वतंत्रता कब मिलेगी, 30 जून 1948 से पूर्व दे दूंगा, लेकिन कब दूंगा ये मैं तय करूंगा। तो ब्रिटेन ने इस बात को स्वीकार कर लिया, ब्रिटेन की महारानी ने, और कहा आप जाइए और आप दिन तय कर दीजिएगा कब देनी है। तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुना। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण सुन लीजिएगा। कारण यह है कि 15 अगस्त 1945 को 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, मित्र राष्ट्रों के सेनापति थे माउंटबेटन। मित्र राष्ट्रों के सेनापति थे कौन, मित्र राष्ट्रों के सेनापति थे माउंटबेटन। मित्र राष्ट्रों के सेनापति कौन थे, माउंटबेटन। और मित्र राष्ट्रों ने सेनापति इस माउंटबेटन ने जापान को, कौन से देश को, जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए क्या किया था, मजबूर किया था। जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूत किया था। कौन सी डेट को किया था वो आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी डेट को, 15 अगस्त को। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं 15 अगस्त को अपनी कैसी विजय मानता था, व्यक्तिगत विजय मानता। 15 अगस्त को माउंटबेटन अपनी कैसी विजय मानता था, व्यक्तिगत विजय मानता था। कि जब भी इतिहास में पढ़ा जाएगा कि भारत को स्वतंत्रता दी उस समय ब्रिटेन के आपके भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। कब मिली थी भारत को आजादी, सत्ता हस्तांतरित कब कर दी गई कि 15 अगस्त को। लेकिन साथ में यह भी पढ़ा जाएगा जैसे ही 15 अगस्त का दिन आएगा तो ये अपने आप एक गौरव वाला दिन रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने 15 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सेनापति होने के नाते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए क्या किया था, मजबूर किया था। इसीलिए ये मेरी व्यक्तिगत विजय है और मैं भारत को आजादी कब दूंगा, 15 अगस्त को। कारण होता है, कोई ना कोई कारण था और इनके लिए कारण ये था। क्लियर है बात। दूसरी बात अगर बात करें कि इनकी गणतंत्रता दिवस की, दूसरी किसकी बात करें, गणतंत्रता दिवस की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि गणतंत्रता दिवस भारत का कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। अब बात है 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण है। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, लाहौर अधिवेशन। ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 में। और इस लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया था, क्या तय किया गया था कि आगामी 1930 में जो जनवरी माह होगा और जनवरी माह में जो अंतिम रविवार होगा, जनवरी माह में जो अंतिम रविवार होगा, इस अंतिम रविवार को भारत अपना कौन सा दिवस मनाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और अंतिम रविवार कौन सी डेट को आया था, 26 जनवरी को आया था, यानी 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन से हमने भारत का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाना शुरू किया। और इसी तिथि को महत्वपूर्ण मानते हुए भारत ने अपना संविधान कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या ली थी, शपथ ली थी। जिसके बाद हम प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। जबकि 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। दोनों कारण पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि इसमें यह प्रावधान था माउंटबेटन योजना में कि विभाजन के लिए, विभाजन हेतु क्या बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी। भारत के विभाजन के लिए क्या बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी। आपसे यहां पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे कि भारत विभाजन की रूपरेखा, भारत के
विभाजन की रूपरेखा किसने तैयार की? तो आपको ध्यान में रखना है, भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार की थी किसने? वीपी मेनन साहब ने। किन्होंने करी थी? वीपी मेनन ने। लेकिन विभाजन को लेकर जो समिति बनी थी, भारत विभाजन को लेकर क्या बनाई गई थी? जो समिति बनाई गई थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ। भारत विभाजन को लेकर जो समिति बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ। और सिरिल रैडक्लिफ ने क्या कहा था? समिति में कुछ सदस्य यानी 2 सदस्य मुस्लिम लीग से लिए गए और 2 सदस्य कहां से लिए गए? कांग्रेस से लिए गए। और इन्होंने भारत का विभाजन इस प्रकार से किया, देखिए जरा, ये है भारत। अब यहां और यहां यानी पाकिस्तान की मांग को लेकर जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने क्या कहा कि ये भी पाकिस्तान होना चाहिए और ये भी पाकिस्तान होना चाहिए, बीच में हमें 100 किलोमीटर का क्या चाहिए? गलियारा। विभाजन इस प्रकार से किया गया। तो यहां पर आप ध्यान में रख सकते हैं, एक असम, और असम का एक जिला है सिलहट जिला। असम का कौन सा जिला? सिलहट जिला। और साथ में कौन सा? बंगाल, पूर्वी बंगाल। ये दे दिया किनको? पाकिस्तान को। ये किनको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। कौन सा? असम का सिलहट जिला और पूर्वी बंगाल। और इस वाले पाकिस्तान को क्या कहा गया? पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान कहा गया? पूर्वी पाकिस्तान। इस तरफ बात करें तो इस तरफ आपको ध्यान में रखना है, एक तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश। एक आपको ध्यान में रखना है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। एक आपको ध्यान में रखना है सिंध। और एक आपको ध्यान में रखना है पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब। ये क्षेत्र एक और पाकिस्तान होगा। इस वाले पाकिस्तान को क्या कहा जाएगा? तो इस वाले पाकिस्तान को कहा जाएगा पश्चिमी पाकिस्तान। इस वाले पाकिस्तान को क्या कहा जाएगा भाई? पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये तो आपके होगा पश्चिमी पाकिस्तान और ये होगा पूर्वी पाकिस्तान। सीमा रेखा के निर्धारण के लिए एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ। रैडक्लिफ ने कहा ये होगा पूर्वी पाकिस्तान और ये होगा पश्चिमी पाकिस्तान। इन्होंने मांग की थी कि बीच में हमें क्या चाहिए? गलियारा चाहिए, यानी पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? गलियारा चाहिए। लेकिन सरदार पटेल ने गलियारा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। पटेल के साथ बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा गलियारा किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। कुछ ही समय बाद यहां जो है स्वतंत्र और अलग देश बनाने की मांग उठी और आज ये पूर्वी पाकिस्तान क्या कहलाता है? बांग्लादेश। क्या कहलाता है? बांग्लादेश। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को अपन क्या बोलते हैं? रैडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को अपन क्या बोलते हैं? रैडक्लिफ रेखा। और भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को भी अपन क्या बोलते हैं? रैडक्लिफ रेखा। क्यों बोलते हैं? कारण पता चल गया। सीमा रेखा का निर्धारण रैडक्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? रैडक्लिफ रेखा। और भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम भी क्या है? रैडक्लिफ रेखा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। विभाजन हो गया, स्वतंत्रता मिल गई कौन सी अगस्त को? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त यानी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत ने अपना क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस मनाया? स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इस दिन यानी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया। उस भाषण का नाम कई बार पूछ लेते हैं। भाषण का नाम क्या था? नियति के साथ भेंट। पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसको क्या बोलते हैं अपन? नियति के साथ भेंट नामक एक प्रसिद्ध भाषण दिया। कब? जब भारत ने अपना कौन सा दिवस है? पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया था 15 अगस्त को, यानी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जैसे ही 12:01 हुआ तब। महात्मा गांधी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए थे? पहली बात तो गांधी जी जो थे ये विभाजन को लेकर बेहद ज्यादा दुखी थे और गांधी जी अभी भी उन स्थान पर मौजूद थे जहां पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, यानी गांधी जी बंगाल में मौजूद थे। तो आपको ध्यान में रखना है, गांधी जी स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग नहीं लिया। गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में
स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग नहीं लिया। गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग नहीं लिया। गांधी जी कहां पर थे? तो गांधी जी इस समय जो हैं ये बंगाल में मौजूद थे। कहां पर थे? बंगाल में मौजूद थे और गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग नहीं लिया। लेकिन इनके अलावा भारत के सारे जो नेता थे ये भारत के स्वतंत्रता समारोह में शामिल हुए और इन्होंने भारत का जबरदस्त, बहुत ही, जिस दिन का इंतजार बहुत कई वर्षों से कर रहे थे, वो शुभ घड़ी आई और भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्लियर है बात? तो ये अब आपसे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा? संविधान निर्माण के संदर्भ में अंग्रेजों के प्रयास का सही क्रम क्या है? तो संविधान निर्माण के संदर्भ में अंग्रेजों के प्रयास के सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। कब आया था भाई? 1940 में। कौन लेके आया था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था? लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन इसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद दूसरा आपको ध्यान में रखना है 1942 में कौन सा प्रस्ताव आया था? क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव। कब आया था? 1942 में। कौन लेकर आया था? स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स, इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में अगला आपको ध्यान में रखना है कौन सा? कैबिनेट मिशन। क्या ध्यान में रखेंगे? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन की बात करें तो आपको वर्ष ध्यान में रखना है 1946 और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। इसके बाद अगली जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कूपलैंड योजना। क्या ध्यान में रखेंगे? कूपलैंड योजना। कूपलैंड योजना। इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है एटली की घोषणा। क्या ध्यान में रखेंगे? एटली की घोषणा। और एटली की घोषणा के बाद अगला जो आपको ध्यान में रखना है वो है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। और इस माउंटबेटन योजना को अपन जून योजना या डिकी बर्ड प्लान के नाम से जानते हैं 1947। और इसके बाद अपन ध्यान में रखेंगे भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। भारत का जो है कौन सा अधिनियम? स्वतंत्रता अधिनियम। और स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष कौन सा वर्ष है? 1947। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है सीक्वेंस से संबंधित, क्रम से संबंधित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन से प्रयास है? अंग्रेजों के प्रयास। यहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, संविधान निर्माण के संदर्भ में बात करें, संविधान निर्माण के संदर्भ में भारतीय प्रयास हो गए और साथ में संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन से? अंग्रेजों के प्रयास के संदर्भ में अपने बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को लेकर कि संविधान सभा की बैठकों का क्रम कैसे रहा, किस प्रकार से संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, कौन कौन सदस्यों ने भाग लिया, कितने सदस्य प्रेजेंट हुए। इन सब के लिए अपने को और जो है आपको ध्यान में रखना होगा। अगली क्लास के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।